अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मियां अदनान। और मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं और नए आने वालों के लिए भी बताता चलूं कि हम लोगों ने एक इन्फो एजुकेशनल सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर काफ़ी मज़ा मुझे भी आ रहा है और मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया कि वो वक्त दे रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बैठ के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का जो मौका मिलता है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का जो मौका मिलता है और ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है Yes. उसको भी हमें देखने का मौका मिलता है कि और डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है उनको समझने का मौका मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, मज़ा आ रहा है। इसी सीरीज के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे यूट्यूबर सेलेक्ट किए हैं दोनों तरफ से, अक्रॉस द बॉर्डर भी, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, जिनके जरिए से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपने तरीके से इस पर रिएक्ट करके अपनी राय देने की और कुछ सीखने सिखाने का अमल जारी रहे इस बात की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दौर के अंदर अपना 0.0001% जो पार्ट थोड़ा सा हम लोग प्ले कर सकते हैं वो पार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सीरीज के अंदर आज मेरे ख्याल में आप इंट्रो करवा दें क्योंकि आपने इनको पहले सुना हुआ है और मैं तो पहली बार सुनने जा रहा हूँ। जी, सोच भाई मोहक ये यूट्यूब चैनल है, इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं। बहुत कमाल का ये डूड है। बहुत मज़े का कंटेंट बनाता है, कोशिश करता है अपनी तरफ से कि उसको ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करे, फैक्ट्स को एंड इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सके। और हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन भी जितने भी हम नीतीश राजपूत का देखें, ध्रुव राठी का देखें, उनके जितने फेमस यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन को ड्रॉ कर रहे होते हैं कि चीज़ें किस तरह से मुख्तलिफ हुई हैं, किस तरह से चली गई हैं और अब क्या हो रहा है। तो हिस्ट्री हमेशा आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि फ्यूचर कैसा होगा। एग्जैक्टली आप फिर उस तरह की अपनी पॉलिसीज बनाते हो, जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको दुरुस्त करते हो, जो चीज़ें ठीक हुई हैं आप उनको दोबारा रीइंफोर्स करते हो। तो या आज की वीडियो भी सोच भाई मोहक यूट्यूब चैनल से ली गई है। तो जिया भी अगर आप टाइटल रीड कर दें। टाइटल है जी इसका, इन 1980s पाकिस्तान वाज रिचर देन इंडिया, व्हाट हैपेंड। कैसे ये टाइटल अपने आप काफी डिफरेंट नोयत का है कि वाकई मतलब आज के करंट सिनेरियो को अगर देखिए तो इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि पाकिस्तान रिचर देन इंडिया, बट एक्चुअली इट्स अ फैक्ट कि 1980s के अंदर वी वर डूइंग अ लॉट बेटर देन वी आर। डॉलर्स आ रहे थे ना मेरे भाई। यस, वीडियो देखते हैं फिर इस पे बात ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या यस प्लीज स्टार्ट इट। कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी पुरानी है जब इमरान खान, आजकल तो इमरान खान और कंपेयर करें हिंदुस्तान से कदगन है ना। और इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। पर आज जब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान IMF के पास गया है 12 बार एक लोन मांगने। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. और इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास बस एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1988 के पहले पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा था कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, और ये सच है। 1960 से 1980s के दौरान पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1980s में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ थी और उनकी 5 साल मंसूबे जब थे अयूब खान के। पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि ये हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम और इसको रस्तों ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ हल्का पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है और कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश जिसकी 1971 में पाकिस्तान की इनकम के आधे से भी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से आगे थी, पर अब सिचुएशन बहुत अलग है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इतना पीछे है इंडिया से? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कितना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी किस तरह देखे ना। इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 के पहले जाना होगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज हैं बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक डिजास्टर्स में से एक था, जिसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, पर आज कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था,
क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इस चीज के लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की पॉलिसीज भी थी, जिसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज गरीब इंडियन से छीनी जा रही थी ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अंग्रेजों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बस करीब 1% थी हर साल की। इसके पीछे कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी उस समय मोस्टली एग्रीकल्चरल थी, पर इसके बावजूद अंग्रेजों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने इंडियंस की ह्यूमन पोटेंशियल पर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत कम पैसा डाला गया, जिसकी वजह से दुनिया में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे कम में से एक थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच थी। जिसकी वजह से जब दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली तब दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कई सालों की स्लो ग्रोथ। प्रॉब्लम्स बहुत थे दोनों तरफ। कई पॉलिसीज दोनों साइड्स में बहुत सिमिलर थी। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज में सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। क्या सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट्स डिसाइड करती है। पर लेट 1950s के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर करने लगी। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान नून तक अपने इंडिपेंडेंस के पहले 11 साल में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये सिलसिला थमा 1958 में जब आयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। अब चाहे इस मिलिट्री रूल के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिनके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी, पर आयूब खान के रूल में एक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से 1960s के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी। इस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इस समय पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिला था। पाकिस्तान ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल तो 1960 में जो सेंटास मुआहदा हुआ था वर्ल्ड बैंक, बेहतर राइस और व्हीट सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, जिसकी वजह से 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा। और हमने अपना नहरी निजाम बिछाया बिछाया। के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए, ये एड है 1960 से और एक उदाहरण है कि आयूब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही थी। मिड 1960s में पाकिस्तान में करीब 180 यूनिट से जो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। ये चीज हमें देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो यूएस को सपोर्ट देंगे सोवियत यूनियन और यूएस के बीच कोल्ड वॉर के दौरान। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले यूएस से। जैसे इस चार्ट को देखिए, जहाँ आप देख सकते हैं कि 1960s के दौरान यहाँ से हमारा वक्त एक्चुअली खराब होना शुरू हुआ, जो यूएस के अलावा टेम्परेरी तौर पर लग रहा था कि फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट के लिए। ये है राजा जी, जो एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे पर 1960s में उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, क्योंकि जहाँ राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी खोल दी जाए, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल चाहते थे। अब जहां आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी दूसरे देशों के साथ, वहीं इंडिया की इकोनॉमी और बंद हो रही थी। इंडिया की सरकार ने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई 1960s में। इस ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडियन सरकार का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस अपनाई, जिससे ना बिजनेसेस इंपोर्ट कर सकते और ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वही ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है क्योंकि आपको मिलिट्री जनरल की हाँ ही चाहिए। Ease of doing business। कुछ भी काम करवाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए भी आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जहाँ 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6%, इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%। पर 1970s में कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये सिचुएशन चेंज हो गई।
Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. उस समय पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहां कई टेक्सटाइल मिल्स जिससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और उस पैसे के खर्चे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में डाले जा रहे थे। अयूब खान के 10 साल के रूल के बाद जहाँ वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 500 रुपए थी, ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 300 रुपए थी। इसके अलावा अयूब खान ने कई ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करी जिससे ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जैसे जहां वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी बेच सकते थे, पर वेस्ट पाकिस्तान में आपको लोकल प्रोडक्ट्स ही मोस्टली मिलते। और ये बस एक ही कारण था, ऐसे और कई कारण थे जिसने दिखाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी। जैसे लैंग्वेज, समझ से बाहर है क्या सारा। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टार्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. जिसके बाद अयूब खान पावर से चले गए और उनको रिप्लेस किया गया याह्या खान। और उसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत पीछे धकेल दी। 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालीज को बचाने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना तंग आ गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस में याह्या खान बहुत बुरी तरह हार गए। पर याह्या खान ने याह्या खान के इलेक्शन में था ही नहीं। कहा कि ये हार जनरल इलेक्शन हुए थे और उन्होंने आर्मी खैर ये वीडियो पे इसमें बात करेंगे। अयूब याह्या सिर्फ इलेक्शन करवाने आया था। लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गए और इंडियन सरकार डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो गई। 1971 में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला। अब इतनी बड़ी वॉर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस जंग की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है करीब $10 बिलियन एट दैट इसके अलावा हमें ये Yes. भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जहां बंगाली लोगों ने अपनी जूट फैक्ट्री सेटअप करी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा। इसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह नेशनलाइज हो गई। और जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज फिर पाकिस्तान छोड़ गई, जैसे दाऊद्स यूनाइटेड स्टेट चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट और हबीब्स यूरोप पर फोकस करने लग गए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1960s में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रही थी, 1970s में उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन फेस करी, जहाँ हर साल दाम 15% तक बढ़ रहे थे। अब इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने कई बिजनेसेस नेशनलाइज कर लिए थे, पर फॉर्चुनेटली इंडिया इस चीज से रिकवर कर पाया, पर पाकिस्तान नहीं। फिर दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद जिया उल हक ने, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और उनको जेल में डाल दिया और 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। पर जिया उल हक का रूल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जो जिया उल हक ने कम करने की कोशिश करी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पर दूसरी चीज जो जिया उल हक ने करी वो थी पाकिस्तान इकोनॉमी में इस्लाम को इस्लामाइजेशन के इसको बुलाया गया इस्लामाइजेशन। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. बांग्लादेश के बनने के बाद जिया उल हक मानते थे कि इस्लाम बहुत जरूरी है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस्लाम की तरह सेटअप करने की कोशिश करी। जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार बैंक्स के बैलेंसेस से 2.5% काटने लग गई और गरीबों में बांटने लग गई ज़कात कमेटीज के द्वारा। इस इस्लामाइजेशन के जरिए जिया उल हक
मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते थे और ये कुछ हद तक काम भी किया, क्योंकि कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करने लग गए और उधर से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान वापस भेजने लग गए। इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गई। पर इस इस्लामाइजेशन का एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, जो हमें देखने को मिला 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके रिस्पांस में अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलट पुलट होती रही। 1988 में जिया उल हक मारे गए और फिर 1999 भी अपने आप में मिस्ट्री है। यस, मिस्ट्री नहीं है, और 1980 Clear है, असॉल्व मिस्ट्री। पाकिस्तान की 9 सरकारें थी। जिया उल हक की इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट करती, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। इस चीज की वजह से वायलेंस बढ़ा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया। फिर लगातार मिलिट्री कूज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में 2 चीजें हुई। पहले कि मिलिट्री उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गई। आप शायद विश्वास नहीं करोगे, पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट 2 मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके करोड़ों में नॉन टैक्सेबल। दूसरा मुद्दा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बस कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए जो पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री से क्लोज थे। जैसे ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस में से एक, जिनका एक बहुत अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। आपका गेस कर सकते हो बिजनेस क्या है? Yes. चीनी। हाँ, चीनी। शुगर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है, और मानो हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। इनफैक्ट करंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार कई पैसे खर्च करती है इन शुगर मिल्स को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। पर बॉर्डर के उस पार ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल में थी। 1980s में इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, और सिख जेनोसाइड भी हुई। और इस पूरे टाइम के दौरान यहाँ एक छोटा सा काम करवाने के लिए आपको कई सरकारी कर्मचारियों से मिलना पड़ता है। इस वजह से कई कंपनीज बंद भी हुई। जैसे 1977 में कोका कोला इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई, जब सरकार ने उनको अपना कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए करीब 80 सरकारी एजेंसी से बात करनी पड़ती। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे एयर इंडिया एविएशन में, दूरदर्शन टीवी पर, और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एम्बेसडर क्लासिक takes on anything. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उनको 3 साल लगे और 50 बार सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ा। पर ये चेंज हुआ 1991 और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बजट प्रेजेंट किया जब ये वजीर खजाना बना था। इकोनॉमी का पूरा रूप बदल दिया। उस वक्त उन्होंने IMF से लोन भी लिया And reform. If we अपना are to gold avoid UK के बैंक में रखा increasing है। marginalization of India in the evolving world economy. इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और चीजों के दाम भी कम हो गए। जहां 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, 20 सालों के अंदर ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा हो गई। इस चीज से हमें सीख मिल लीजिए कि इंडिया इतना डेवलप कर पाया क्योंकि हमारा फोकस रिलीजन या फिर जियो पॉलिटिक्स पर नहीं था, बल्कि हमारा फोकस था इकोनॉमी पर। जहाँ हमारे लीडर्स पाकिस्तान को उलट कर दिया। कैसे इंडियन इकोनॉमी को और ओपन करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हमारी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक इकोनॉमी फोकस में रहेगी, और ये बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी भी है। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। Yes, a lot of information and a lot of sadness के साथ मैं कहना चाहता हूँ yes he is right सिवाय एक पॉइंट के he has been right। मुझे एक पॉइंट से ज़रूर मैं उसको जिक्र करना चाहूँगा उस इख्तलाफ का कि जनरल याया खान ने बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं लड़ा था जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान लड़ रहे थे इलेक्शन। वो पहला हमारा जनरल इलेक्शन था। यस, ठीक है, जो कि इंडिया का आईएनबी कॉन्स्टिट्यूशन में 1950s में आ गया था। यस, ठीक है, उनके इलेक्शन भी जल्दी हो गए थे।
ठीक है, उधर स्टेबल गवर्नमेंट में थी। हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो रहा है 1970s में, और 71 में फिर उसका जो रिजल्ट है उसके बाद ही सारे ये उसके रिजल्ट के बाद, और 1970 के साइक्लोन का जिक्र किया इन्होंने। दैट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, दैट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, और बिल्कुल ठीक कहा। और मैं इस बात के लिए आज यहाँ बैठे हुए जरूर माफी मांगना चाहूंगा। एज अ वेस्ट पाकिस्तानी, एज अ गाय हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान, वी डिड नॉट डू इट राइट, कुड हैव बीन डन अ लॉट बेटर। बांग्लादेश प्रीवियसली ईस्ट पाकिस्तान जूट प्रोड्यूसर था, बहुत बड़ा जूट की बहुत ज्यादा फैक्ट्री सिलट में आज भी हैं, और बहुत ज्यादा हम लोग बूम कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सीवे बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और खैर, और दूसरा कायदे आजम इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स इन द हिस्ट्री एंड आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड हिम। मैंने हमेशा कहा है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, उन लोगों को भी पता है मियां साहब, यू नो वेरी वेल के हाउ मच आई लव कायद। बट जिस तरह इंडिया ने ये किया ना कि हमारी जितनी जुबानें हैं उनको दर्जा दिया जाए, तो बंगाली जुबान के साथ उस टाइम पे कायद, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई कायद डिड इट। मतलब मैं कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि शख्सियत परस्ती में इस कदर नहीं जाना चाहिए कि आप गलती को गलती ना। बिल्कुल, That was a Kaid's mistake. हालांकि मुस्लिम लीग में जितने भी हम आज ही हम लोगों ने बात की कि लाइक पीपल से पाकिस्तान के अंदर के कायदे आजम के अलावा मुस्लिम लीग में कोई लीडर नहीं था। देयर वर लीडर्स, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जाता क्योंकि दे वर ऑल बंगालीज। नवाब वकारुल मुल्क, सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये लोग बांग्लादेश से थे। और इन लोगों की और मुस्लिम लीग को बनाने वाले, मुस्लिम चलाने वाले और 1947 में आजादी दिलवाने वाले भी मोस्टली लोग बंगाली थे। उन लोगों को हम लोगों को बताया नहीं जाता, बहुत ज्यादा घटा के बताया जाता है। एंड येट अनदर गाय हु हैड अ रोल इन पाकिस्तान वाज अल्लामा इकबाल, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से थे। जो लीडर्स को हम लोग बात नहीं करते, अल्लामा इकबाल वेस्ट पाकिस्तान मतलब सियालकोट से थे। वेस्ट पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट ओके आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि आप यस, तो मैं हमेशा होता है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट में कंफ्यूज हो जाता हूं। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, आई सॉ योर एक्सप्रेशंस एंड आई जस्ट क्लैरिफाइड कि यार यस, वेस्ट पाकिस्तान यहीं की बात कर रहा हूं, सियालकोट 100 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। ये क्या हो गया? नो, ही वाज नॉट, ही बिलोंग टू अ कश्मीरी फैमिली वैसे तो क्यों उनके बाप दादा जो है वो कश्मीर से आए थे, लेकिन सियालकोट में उनकी ये टेक्निकल थे, यू नो, मेरे माइंड में भी आ रहा है। तो इस लिहाज से तो उस रीजन का नाम पाकिस्तान होना चाहिए था। यस, उस रीजन से ही पाकिस्तान का नाम वैसे ओरिजिनेट ज्यादा होता है, उस रीजन के लोगों ने मोर दिस नेम, बट दे आर वेरी हैप्पी विद बांग्लादेश। तो उनको ही इस तरह का आइडिया देने से, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के नाम वाला वो रिसेंट वीडियो दे मे बी अनॉयड विद दिस, तो ये सजेशंस ना दें। या देखिए, ऑब्वियसली ये चीजें बिल्कुल, या भाई ये तो खैर एक यू नो हम थोड़े लाइटर मोड में चले गए हैं। यस, जिस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन रखी गई उनके, आज भी हम इस चीज को, क्योंकि अब विटनेस बंगाली मतलब अगर कोई थोड़ा सामला है, कद छोटा है, तो इस चीज को हम अब आके रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये प्रैक्टिकली बुलिंग हो रही थी बंगालियों की। आप अयूब खान के रिजीम के अंदर अगर ये देखें कि कितने परसेंट बंगालियों ने फौज ज्वाइन की और कितने परसेंट को रिजेक्ट किया गया, तो वहीं से पता लगता है। हम लोगों ने फौज के हद तक क्लोजनेस रखी कि हम लोगों ने उसको क्लोज किया। हाँ, बहुत सारी बुरी बातों के साथ साथ बहुत ज्यादा सीखने के लिए भी था इस वीडियो में कि वी हैव डन इट इन द पास्ट, वी कैन डू इट अगेन, वी जस्ट नीड टू ओपन अप द इकोनॉमी। और यस, ही रेज्ड अ वेरी बिग पॉइंट, ये 2 बिग पॉइंट्स ये थे, रियल एस्टेट एंड शुगर माफिया। हम लोगों ने पिछले 40 सालों से 2 इंडस्ट्रीज को बूम दिया, शुगर माफिया, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हमें मलिक रियाज नजर आते हैं, बहुत ज्यादा जमीनों पे कब्जा हुआ, हमारी ज़राई जमीन तबाह हुई, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी तबाह हुई इन जैसे लोगों की वजह से। हमने तमाम सब्सिडीज, तमाम तरह रिलैक्सेशंस सिर्फ कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को और रियल एस्टेट इकोनॉमी को दिया। अगर आपको कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी चलानी ही है, लाइक इमरान खान सेड कि हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड इकोनॉमी रहेंगे, तो भाई प्रोड्यूस द सीमेंट हियर, एटलीस्ट हमें सीमेंट तो यहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए। सीमेंट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर जा रही है। yes, और हम लोग डेट है ना सीमेंट के किसी एक इदारे के पास है, उसके पास राइट्स है, कॉपीराइट्स उनके पास है। सीमेंट इंडस्ट्री फौजी फाउंडेशन के अंदर आ रही है। फौजी फाउंडेशंस हैं, फौजी फाउंडेशन नॉन टैक्सेबल बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पे, जिनको टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाया जाए। पैरेलल जुडिशरी सिस्टम भी यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पैरेलल जुडिशरी सिस्टम का एक एग्जांपल नजर आई है कि आज हमारे कुछ 2 साबिक अफसरान को सजा भी दे दी गई है। तो कोर्ट मार्शल फौजी थे, ये समझ आता है, तो वो समझ आता है, हो गया। लेकिन अब देखें ना, इससे नुकसान क्या हुआ? एक तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई, आपने उस पर सोसाइटीज बनाई। दूसरा क्या नुकसान हुआ? शुगर के अंदर आपने वो चीज इन्वेस्ट की जो आप कॉटन में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो आप मैंगोज में इन्वेस्ट कर रहे थे। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर की,
डॉलर्स और नो डॉलर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीड्स कॉटन। अगर आप उसको कॉटन ही नहीं दोगे, रॉ प्रोडक्ट ही नहीं दोगे, आप पिछले 5 सालों के अंदर उठा के देखें आपकी कॉटन प्रोडक्शन कितनी कम हुई है और आपकी शुगर केन प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है। और फिर शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ भी हमारे फार्मर्स को फायदा नहीं हो रहा। आई एम गेटिंग रियल एंग्री अबाउट इट, आई एम गोइंग टू गेट एंग्री अबाउट इट, बिकॉज ये मेरे लोगों का नुकसान है। हमारे फार्मर्स को क्या किया जाता है, ये शुगर केन माफिया, जहांगीर तरीके जैसे लोग, खुसरो बख्तियार जैसे लोग, ये गन्ना पड़ा रहता है, इंडस्ट्री के बाहर गन्ना पड़ा रहता है, सूख जाता है। जब बेचारा किसान कहता है कि मैंने तो अब 6 महीने इस पे लगाए हैं, मुझे बेचना है, तो उससे आधी से भी आधी कीमत पे लोग खरीदते हैं और फिर हमारा गुड़ सफर करते हैं, हमारा गुड़ सफर कर रहा है। हम लोग शुगर फिर उसके बावजूद शुगर का बहरान, चीनी बहरान और कर लेते हैं, उसके अलग सब्सिडी कहते हैं कि हमें दो, यस ठीक है, फिर उस पर अलग पैसा कमाते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इवन इफ वी वांट टू ग्रो कंस्ट्रक्शन बेस्ड इकोनॉमी, तो हमें कम से कम सरिया यहाँ पैदा करना चाहिए, हमें यहाँ पे सीमेंट पैदा करना चाहिए। ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर एंड फौजी फाउंडेशन इज डूइंग सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो बहुत कम है। हमें ओपन करना पड़ेगा मार्केट को, जिस तरह ताकि कंपेटिटर्स हैं, आपको कंपेटिटर्स को एंगेज करना पड़ेगा और उतनी ही टैक्सेशन एक कंपनी पे हो, उतनी ही टैक्सेशन दूसरी कंपनी पे हो, ताकि कंपेटिटर्स यहाँ चल सके। क्योंकि हम लोगों ने अपना पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा है, हमारे यहाँ ये जो हमारे ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसका एक सवाल आ रहा है। ट्रकिंग इंडस्ट्री वाले लोग जो ट्रैवल वाले हैं, वो अपने ट्रक जो हैं वो बेच के छोटी गाड़ियां बना रहे हैं, लोहे के भाव बेच रहे हैं। क्यों? What is the reason behind this? क्योंकि एक कंपनी NLC उसको ओन कर रही है। दे यू कैन नॉट टैक्स देम। एक बंदे को अगर कराची से खैबर तक का 16 से 20 हजार टैक्स पड़ता है, तो NLC के ट्रक को उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। What is NLC? NLC is a military owned company. Yes. पाकिस्तानी मिलिट्री इज ओनिंग द इकोनॉमी, बट आई वांट कि यार यस यू कैन ओन, you think you are so much disciplined and you can do it better, do it in the taxable way. Yeah. Please do it in a taxable way, because we are suffering and हम अपने ही लोग हैं, हम आपके अपने ही लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इन्होंने एंडिंग में बात की कि एक तो रिलीजन और दूसरा हम भी समटाइम शेख ही बिगाड़ रहे होते हैं कि हमारी जियोपॉलिटिकल जो हमारी लोकेशन स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारे ठीक है तो है, उसका यूटिलाइज सफर किया है, उसका नुकसान उठाया हमने। ओके, आई हैव सेड इट बिलियन ऑफ टाइम्स एंड आई एम गोइंग टू से इट अगेन कि एक मुल्क के पास 812 किलोमीटर की कोस्टल लाइन हो और फिर वो गरीब हो, उसका गरीब होना उसका अपनी जाती गलती है, उसका गरीब होना नहीं बनता। आपके पास एक पोर्ट का सिम है, दूसरी पोर्ट तक तो आपके पास है नहीं। स्टील मिल आपने एक्वायर कर ली थी, ऑयल रिफाइनरी आपने एक्वायर कर ली थी 60s में, बट अब क्या है, आपकी स्टील मिल नुकसान में खाली पड़ी है अब तो। यस, उसको खरीदता भी कोई नहीं है। रेलवे नुकसान में, पीआई। और यार जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया, तो हम लोग वो इंडस्ट्री थी एयरलाइन की जिसने एक कुवैत में फंसे हुए लोगों को निकाला है वहां से, और दुनिया उस टाइम पे परेशान थी कि पाकिस्तान एयरलाइंस कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फिर पाकिस्तान एयरलाइंस जो है वो सब पैसा भी बहुत कमाया पाकिस्तान एयरलाइन को अब किसने, पाकिस्तान एयरलाइन किन लोगों के कंट्रोल में आई? हमारे हवाबाजी के जो वजीर रहे वो कौन लोग थे जो ओन करते थे अपनी प्राइवेट एयरलाइंस। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस कदर बड़ा हो जाएगा तो आप इस तरह के मसाइल में आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन डूइंग बिजनेस हियर, आई जस्ट वांट देम टू डू इन अ टैक्सेबल वे। टैक्सेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, पैरेलल इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इदारे की अर्निंग जो है वो मुल्क की अर्निंग से ज्यादा हो, एक इदारे के एसेट मुल्क के एसेट से ज्यादा हो जाए, तो वी हैव टू रिकंसिडर एंड प्लीज डू रिकंसिडर, बिकॉज वी आर स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। हम लोग दुख में है इस टाइम पे। ये पाकिस्तान का क्या असर हो गया? यस, very much thankful to this guy for telling us कि यार India is getting better, India is doing better and I'm very happy for them, क्योंकि वहां पे भी इंसान बसते हैं, वहां 1.25 अरब लोग बसते हैं, 1.25 अरब इंसानों का 1.25 अरब इंसानों का फायदा होता देख के मुझे दुखती नहीं है। मेरा दुख क्यों, मुझे क्यों दुख होगा? मुझे तो खुशी है कि 1.25 अरब लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग भी 260 मिलियन है, 26-27 करोड़ आवाम हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल जिया भाई। और oh my God. Yes, I am frustrated about this. Not about this video. I am frustrated in general कि यार ये 11 माह पहले की वीडियो है, and we saw कि 11 माह पहले इमरान खान की क्या स्टेटमेंट्स थी। We saw कि शहबाज शरीफ और मतलब okay, let me say it again and let me say it in very clear manner. ज़ियाउल हक ने जो हमारे साथ किया उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो ये भाईजान मेंशन नहीं कर सके वो नवाज शरीफ थे जी। ज़ियाउल हक दौर ने हमें नवाज शरीफ दिए। ज़ियाउल हक की सबसे तमाम गलतियां अगर माफ भी कर दी जाए ना, तो नवाज शरीफ जैसी गलती माफ नहीं की जा सकती। वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं एंड ही इज द सेम शुगर माफिया, कन्विक्टेड बंदा जो मतलब
इस मुल्क में इतना बड़ा मजाक हो रहा है, इतना बड़ा मजाक हो रहा है कि मतलब इतनी भोंडी हरकतें हो रही हैं। जुडिशल हमारे देखिए ना इदारे तबाह हो गए हैं, जो अगेन बात है आपका जुडिशल सिस्टम, आपका एफबीआर जो टैक्सेशन सिस्टम है, आपकी रेलवे, PIA, स्टील मिल, किसी भी इदारे का आप नाम ले लें, आपका पार्लियामान सबसे बड़ा इदारा तबाह हाल है। एंड यहाँ लाइटर नोट में कहना चाहेंगे, कहा जाता था एक इदारा पाकिस्तान का है जो बड़े सबसे बेहतर जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो एक इदारा किसी और इदारे को नहीं चल रहे। मतलब उस इदारे के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही इस कदर है यार। बिजनेस शुड बी ओपन फॉर ऑल ना। हम लोग तो पिट रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग तो पिट रहे हैं। और यार बहुत खुशी है कि कम से कम साउथ एशिया के अंदर से कोई एक चीज, कोई एक बहुत बड़ी मार्केट उठ तो रही है, कोई पावर तो उठ रही है, बिकॉज इट्स टाइम फॉर एशिया। हम लोगों को ये यूरोपियन डोमिनेटेड इकोनॉमी या अमेरिकन डोमिनेटेड इकोनॉमी से खत्म होना चाहिए। व्हाई शुड दे ओन एवरीथिंग? ब्राउन स्किन हैज द सेम नॉलेज, सेम स्किल्स हम लोग भी कर सकते हैं, एंड दे हैव डोमिनेटेड। और उन लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा मतलब हमें बुरा समझा है, और हम रिवर्स रेसिज्म की तरफ जाना चाहते हैं अब तो। If you go against us, we'll go against you. I want to make it very clear. Yeah, ये टाइम ज़िया भाई obviously पाकिस्तानी गैरत खाने का है। Yes. और गैरत से ज्यादा गुस्सा भी है, गैरत के साथ साथ गुस्सा भी करने का है कि अपने लोगों ने हम लोगों को खा लिया। जी, और अगेन हम सारे जितने भी क्या कहते हैं लस्सी बना लेते हैं, इट्स लाइक पानी में वो क्या है मधाड़ी मारने वाली गाल है। सराइकी में बोल रहा हूँ, ये हमारी मदर एक रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है और खूबसूरत लैंग्वेज है। अगेन बात आती है कि कभी जब तक आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहने दोगे, पॉलिटिकल लीडर को नहीं बैठने दोगे जो कि 5 साल बाद अवाम के पास जाएगा, जो उसका गिरबान पकड़ सकेंगे, ठीक है। अब जब ये वाली सूरत हाल नहीं है तो इस वजह से कहाँ काम होंगे, ठीक है। I would like to mention one thing here. मंसूर अली खान एक हमारे एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। He went to a university और वहाँ लोगों से, बच्चों से सवाल किया जो हमारे यूथ हैं, और उनसे सवाल किया कि डू यू थिंक कि 2024 में आने वाला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? And no one raised their hand, क्योंकि everyone knows यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है यूथ का। बिल्कुल ऐसे, इतना लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इतना क्लियर है कि मतलब लोग क्या चाहते हैं और कुछ लोग क्या चाहते हैं। यस, पाकिस्तानी जो क्या जमहूर है वो क्या चाहता है, और कुछ लोग, 4 लोग जो एक बंद कमरे में बैठते हैं वो क्या चाहते हैं। उनके हाथ में ऑब्वियसली डंडा है, तो वो अभी से ही लग रहा है कि वो क्या उनकी चल रहा है। तो अगर इसी तरह से एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे तो आगे भी कोई चीज नजर आएगी। तो एक होप थी, वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है। तो जब तक किसी पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिकल ग्रोथ या नहीं होगी, कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी, हम यही रोते रहेंगे। साल बाद भी यही होगा, 1.5 साल बाद भी यही होगा, 50 साल बाद भी यही होगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें IMF के चुंगल से बाहर आना चाहिए। एक बार IMF में गए, 12 बार IMF में गए, मतलब इट्स टाइम के वी एंड दिस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था हमारे लिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, लेकिन ये जो मसाइल हैं इनका हल एड्रेस करना पड़ेगा, और उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और हम अपना हक अदा करते रहेंगे। हम अपनी जुबान से बोलते रहेंगे, क्योंकि हम बेसिकली जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन से ही ताल्लुक रखते हैं, और हमारा फर्ज भी यही है, हम बताते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। एग्जैक्टली ज़िया भाई, हर बंदे का हर बंदा, अब वो बात करते हैं ना कि मुल्क का दिफा या मुल्क के कंट्रीब्यूशन, हर बंदा बंदूक उठा के मुल्क का सिर्फ जो दिफा कर, सिर्फ वो नहीं कर रहा है, कोई कलम के जरिए कर रहा है, कोई अपने अल्फाज के जरिए कर रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि जिसने बंदूक उठाई हुई है और सरहद पे खड़ा है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो सिर्फ मुल्क का मुहाफिज है और वही सिर्फ उसी का मुल्क है। नहीं, सबका मुल्क होता है। लिखारी अपनी कलम से वो रोल अदा कर रहा होता है, जो नैरेटर है वो अब बोल के अपना वो कर रहा था। तो हर किसी के डिफाइंड रोल होते हैं, ठीक है। तो हर किसी का उस किसी की पेट्रियोटिज्म पर वो करना, शक करना, और मतलब कि कहना कि हम ही स्टेट ज्यादा पेट्रियोट। तो मेरे ख्याल में इस जो एक गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये जो मदहोशी है, इससे निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और इंशाल्लाह होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। वर्ष से वर्ष सिनेरियो भी होप नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं दोबारा आता हूँ, एंडिंग में याद रखिएगा, वर्ष से वर्ष सिनेरियो भी हो, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान इंशाल्लाह उठेगा, और हम लोग अपना जो भी रोल है उसमें अदा करेंगे। और ये भी फैक्ट है कि एट द सेम टाइम हम मायूस भी हैं, काफी सारे हमारे लोग हमें भी अगर मौका मिले तो डेफिनेटली वी विल बी गोइंग लिविंग दिस कंट्री। समवन सेड टुडे, दिल नहीं छोड़ना। लेकिन यस, इमरान रियाज खान, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं कि यार नहीं, ये हमारा मुल्क है, हम मतलब हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे बड़ों के साथ जो हो गया, हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। हमारे आने वाली नस्लों इंशाल्लाह ऐसा सफर नहीं करेंगी, और हम लोग एक बेहतर फ्यूचर के साथ जाएंगे इंशाल्लाह।
इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारते रहें और पाकिस्तान के हालात बदलें और इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ दोनों तरक्की करें। हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड पीस आउट। दुआ पीस आउट। दुआ पीस आउट। Peace out. पीस आउट।